नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। पार्टी में मचे घमासान के बाद जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व अब रेणु जोगी को सौंप दिया गया है। राजधानी रायपुर में हुई पार्टी की ओर से कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। जेसीसीजे कोर कमेटी की बैठक में रेणु जोगी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव ले लिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इससे पहले बलौदाबाजार से जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनको भस्मासुर बता दिया था। तो जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रेणु जोगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2023 में तीसरी बड़ी शक्ति बनने का है। हमारे पास संख्या नहीं है और चेहरा भी नहीं है, फिर भी हम बेहतर काम करेंगे। पार्टी पर लगे परिवारवाद के दाग को मिटाने की कोशिश की जाएगी। जोगी कांग्रेस के लिए आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि पार्टी के गठन के 3 साल बाद पार्टी पुनर्गठन के द्वार पे खड़ी है। पार्टी ने रेणु जोगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खुद रेणु जोगी मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती, क्या कहेंगे? अभी निर्णय फाइनली नहीं हुआ है, परंतु मतदान हुआ है और उसका परिणाम आना बाकी है तो बहुत बड़ी चुनौती। पर जिस सपने को देखकर या जिस बात को सोचकर अजीत जोगी जी ने ये पार्टी का प्रारंभ किया था, यद्यपि मैं उस समय नहीं जुड़ी थी, अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ थी, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कांग्रेस हम लोगों को ने मुझे स्वीकार नहीं किया और मैंने जनता कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। अब ये जिम्मेदारी आई है तो मैं चाहूंगी कि अब जोगी जी का जो सपना था कि 2023 में जब चुनाव हो तो जनता कांग्रेस का भी उसमें कुछ योगदान रहे, क्योंकि उनमें वो दूरदृष्टि थी, विजन था कि कैसे छत्तीसगढ़ की जनता का विकास हो सकता है। संगठन को पुनर्जीवित करना और उसको न केवल प्रादेशिक स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप हैं, तो उसको उस स्तर तक ले जाना कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं और कैसे इसको पूरा करेंगे? क्योंकि संख्या और एक चेहरा दोनों का अभाव फिलहाल पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। सही बात है, एक सपना ही जैसा लग रहा है मुझे कि, और यकीन भी नहीं हो रहा है कि जो निर्णय हुआ है और मैं उस योग्य हूँ, इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि एक उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी भी बनाई जाए जो उचित फैसले ले। हम लोग एक परिवारवाद के दायरे में सीमित नहीं होना चाहते हैं, उसको समर्थन देंगे। एक आखिरी सवाल है, 2018 में राज्य गठन के बाद आपकी पार्टी ने इतिहास रचा था। अकेले आप लोग 5 सीट जीते थे। 2023 का चुनाव ज्यादा वक्त है नहीं, 3 साल का वक्त है। 2016 में गठन के बाद 18 में लड़े और आज 20 के बाद 23 में आपको लड़ना है। क्या कुछ खास रणनीति होगी ताकि आप उस खोई हुए चाम को फिर से वापस पा सकें? आज तो इस मतलब नया मतलब अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है और जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग सब सामूहिक रूप से बैठकर एक खुले मन से इसमें चर्चा करेंगे। और पहली बात कि परिवारवाद का जो हमेशा वो लगता है आरोप, वो ना लगे। सबका सहयोग मुझे मिले और हम सबको मिले और हम लोग एक सामूहिक रूप से प्रदेश के हित में कुछ कर सकें, इस विषय पर आगे रणनीति बनाएंगे। बहरहाल जोगी कांग्रेस का पुनर्गठन हो चुका है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौती बड़ी है। अब इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए चुनौती से कैसे ये पार्टी पार पाएगी, आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जोगी कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, या मरवाही के महल में सेंध ने जोगी कांग्रेस के वजूद पर वाकई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पार्टी का अस्तित्व इसलिए खत्म हो चुका, ये अमित जोगी एक भस्मासुर है। भस्मासुर राक्षस जैसे कि लोगों को भस्म करने का काम करता था, वैसी अजीत जोगी के इस नए पार्टी को पूरा कनवा को पूरा खत्म करने का काम ये अमित जोगी भस्मासुर राक्षस पूरा कर दिया। यहाँ
बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ना तो पहले हैं और ना आखिरी होंगे। दरअसल जोगीलैंड या कहें मरवाही उपचुनाव में करारी हार और आधा दर्जन मंत्रियों की जिम्मेदारी लेने के साथ ही जोगी कांग्रेस से उसके विधायकों की आस्था डगमगाने लगी। हालांकि इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब अजीत जोगी ने मई 2020 को दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन सियासत में मौका और दस्तूर देखकर दिल बदले जाते हैं। इससे पहले भी खैरागढ़ विधायक ने अपने खून में कांग्रेस के डीएनए का जिक्र कर दिया, लेकिन प्रमोद शर्मा ने सीधा हमला अमित जोगी पर किया। अमित जोगी भी नहीं चूके। एक ट्वीट में प्रमोद शर्मा को भाई बताया और एक ट्वीट में मीर जाफर का जिक्र कर दिया। दोनों विधायकों की आस्थाओं के बदलने की वजह है वो सुगबुगाहटें जिसमें कहा जा रहा है कि सत्ता से दूर जोगी परिवार को सदन में पहुंचाने के लिए 2 विधायकों की बलि ली जाएगी। साथ ही पार्टी फोरम से बाहर बगावत दिखाने वालों को रेणु जोगी के नाम पर लाइन पर लाया जाएगा। लेकिन सारी कहानी आज क्यों? दरअसल सारा किस्सा उस सवाल पर जो जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर खड़ा हो रहा है। जहां जोगी का किरदार किताबों में नहीं समा सकता, वहां उनकी पार्टी कुछ लाइनों में खत्म होती दिख रही है। सरसरी इतिहास ऐसा है कि साल 1985 में दिल्ली से आई एक कॉल ने एक अफसर को 2.5 घंटे का वक्त दिया। इसके बाद जो सफर शुरू हुआ तो उस अफसर नेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के जन्म पर तमाम दिग्गजों को पछाड़कर आदिवासी मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। लेकिन नरम गरम रिश्तों के बीच साल 2016 में कांग्रेस के फैसले से पहले ही जोगी ने ऐलान किया कि अब हाथ का साथ और नहीं। इसी साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में अस्तित्व में जोगी कांग्रेस का हल चलाता किसान आया। सपनों के सौदागर जोगी ने सूबे की राजनीति में तीसरे विकल्प का अंकुरण तो किया, लेकिन कमाल नहीं दिखा पाए और भीड़ को वोट में नहीं बदल पाए। जोगी के जाने के बाद उनकी परंपरागत सीट मरवाही में उपचुनाव हुए और जोगी शब्द उस चुनाव में हिस्सा तक नहीं ले पाया, जबकि इस इलाके को जोगीलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद शुरू हुआ आस्थाओं के बदलने का दौर। इसकी शुरुआत मई 2020 में जोगी के दिवंगत होने के साथ ही शुरू हो गई थी। इस इतिहास से सवाल जस का तस बना हुआ कि जोगी कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि करिश्मा करने वाले, सपनों के सौदागर और वचन पत्र में चांदी की सड़क बनवाने वाले अजीत जोगी अब है नहीं और अमित जोगी में पार्टी नेताओं को भस्मासुर नजर आ रहा है। वैसे भी सियासत में खोई जमीन को हासिल करने से ज्यादा कठिन और कुछ नहीं। जानकार लिखते हैं कि एक दिन वो था कि भूपेश बघेल कांकेर के जिस होटल में थे उसकी बिजली गुल हुई और वहां धड़धड़ाते हुए पुलिस की फौज पहुंची। पूरे होटल की चेकिंग हुई। ऐसे दौर देखने के बाद भी बघेल मजबूती से सत्ता में आए। तो कुल जमा सियासत में समय का पहिया घूमता है। इसी समय के घूमते हुए पहिए के पास है जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर खड़े सवाल का जवाब। अजीत जोगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजीत जोगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सूरज चांद रहेगा, जोगी अमर रहे। तो जोगी कांग्रेस के पुनर्गठन पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी का गठन क्षेत्रीय स्तर पर, पंजीयन स्थानीय स्तर पर और अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर का बना हो। कांग्रेस पार्टी कि वहाँ से नेता लोगों का मोह भंग हो गए, उनके विधायक बाहर हो रहे हैं। 2 विधायक बाहर होके कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और जोगी कांग्रेस में अब कोई रहना नहीं चाहता और वो डूबती जहाज में कोई पैर रखना नहीं चाहता। इसलिए उस पार्टी के क्षेत्रीय दल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कैसा सवाल है। अमित जोगी अपनी हरकतों से जो अपने साथ साथ अपनी माँ का भी जगहसाई करवाता है। पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी पार्टी का गठन क्षेत्रीय दल के रूप में किया गया, रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय दल के रूप में कराया गया, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में सीएम भूपेश बघेल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे और विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक विशेष सत्र 27 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित कराया गया था और विपक्ष ने सत्र के दौरान सरकार पर तीखा हमला किया था। इसलिए शीतकालीन सत्र विंटर सेशन भी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई ये स्पेशल महिला मेडिकल मोबाइल क्लिनिक देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है। इस क्लिनिक में केवल महिलाओं का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक में केवल महिला स्टाफ, महिला डॉक्टर, महिला लैब टेक्नीशियन और महिला एएनएम की तैनाती होगी। इस क्लिनिक के शुरू होने से महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं और बच्चियों को अपने घर के निकट ही नजदीक ही महिला डॉक्टरों के जरिए इलाज की सुविधा मिलेगी। रायपुर के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक कमलेश साहू नाम के शख्स ने पहले गला घोंटा, अपने बच्चों, पत्नी और मां की हत्या की और फिर खुद साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक कमलेश साहू ने पहले साड़ी से गला घोंटा बच्चों का और फिर पत्नी और मां की हत्या की। बताया जा रहा कि कमलेश साहू बीमार था, मानसिक तौर पर बीमार था और डिप्रेशन से गुजर रहा था। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। और रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। अभनपुर में एक परिवार में 5 लोगों की मौत के मामले में बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री जांच दल में शामिल हैं। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, चंद्रशेखर साहू मामले की जांच करेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे जांच दल केंद्रीय गांव पहुंचेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक केंद्रीय गांव जाएंगे। कल दोपहर 12:30 बजे यह दल केंद्रीय गांव पहुंचेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में उच्च जांच स्तरीय कमेटी क्यों बनाई? बिल्कुल, देखिए, दरअसल एक हृदय विदारक ऐसी घटना जो दीपावली के 30वें दिन राजधानी से सटे अभनपुर में घटती है, जिसके बाद कई तरह की बातें निकल के आती है कि आखिरकार एक परिवार में 5 लोगों की मौत क्यों हुई। इसी बीच तथाकथित सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था और बीमारी से परेशान वो इस तरह का कदम उठा लिया कि अपने परिवार के 4 लोगों की पहले हत्या कर दी और उसके बाद खुद ही फांसी पे झूल गया। अब ये पूरा मामला हत्या है या आत्महत्या, राजनीतिक चश्मे से देखना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी क्योंकि 15 सालों तक शासन करने के बाद जो खोई हुई जमीन बीजेपी वापस चाहती है, इसका आधार इसी तरह से छोटे छोटे कार्यों से रखा जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस बड़े मामले के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को धरातल पे उतार दिया। मसलन ये कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े चेहरे के रूप में डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और चंद्रशेखर साहू चूंकि उसी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो तीनों को कमेटी में जगह दिया गया है। तीनों कल पहुंचेंगे और वहां पे हत्या या आत्महत्या के पहलू पे बातचीत करके जानकारी जुटाने की लेकिन अवधेश, ये किस तरह की परंपरा की शुरुआत है? क्योंकि कानून काम कर रहा है और एक राजनीतिक दल उच्च स्तरीय जांच दल का गठन करता है, इसकी जांच पर विश्वसनीयता कितनी होगी?
बिल्कुल, देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि किसी तरह की अगर कोई बड़ी घटना कहीं पे घटती है तो चाहे कांग्रेस विपक्ष में थी या बीजेपी विपक्ष में है तो विपक्ष अपना दायित्व निभाते हुए एक जांच कमेटी का गठन करती है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने कमेटी में जिन 3 लोगों का नाम शामिल किया है, जिन 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये 3 लोग रिपोर्ट किसे देंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर निचले स्तर के नेता जांच करके कोई रिपोर्ट लाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है अवधेश। आपने कहा कि रिपोर्ट किसको देंगे और जिसको रिपोर्ट देंगे क्या वो रिपोर्ट मान ली जाएगी, बहुत बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बड़ी खबर आ रही दंतेवाड़ा से, जहां पर जवानों ने 5-5 किलो के 4 बम डिफ्यूज कर दिए, बरामद करके डिफ्यूज किया। हालांकि अब बताया जा रहा है एक जवान जख्मी भी हुआ है। कोंडा सावली जगरगुंडा मार्ग से ये बम बरामद किए गए। बम डिफ्यूज करते वक्त एक जवान घायल हुआ। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था। सभी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां पर विस्फोटक के साथ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। जिला बल और सीआरपीएफ ने गिरफ्तारी की है। नक्सली के पास से 15 डेटोनेटर बरामद किए गए। अन्य विस्फोटक सामान भी जब्त किए गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी हुई। उसूर थाना क्षेत्र के जंगलों से इसे गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास निर्माण का निरीक्षण कर कार्य में देरी होने पर नाराजगी जताई है और बाईपास पर पुल पुलिया समेत दूसरे निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। बाईपास पर निर्माण कार्य 2 सालों से अधूरे पड़े हैं, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया। राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में स्थित कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत के मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन समेत सिलेंडर सप्लायर की बड़ी लापरवाही सामने आई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने ऐसे फर्म को सप्लाई का ठेका दिया जो इमरजेंसी में ही फेल साबित हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले सप्लायर को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे चुका है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दे दिए। ऐसा तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की हमारे पास इमरजेंसी व्यवस्था रहती है। जब नीचे जो जंबो जो सिलेंडर रहता है जो हम प्रेशर से देता है तो उसके ट्रांसमिट जब हम करते हैं थोड़ा प्रेशर कम होता है उसमें, तो हम उस टाइम के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजनेटर है और छोटी सिलेंडर रहती है हमारे पास। उससे 20-22 पेशेंट रहते हैं हमारे पास, तो उनको सबको मैनेज करते हैं उससे। कुछ लोग उस पर भी उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ कुछ दिक्कत आ सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।